नमस्कार बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी व्याकरण का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रचना के आधार पर वाक्य। हम समझेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंग कौन कौन से होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि चाहे वो हिंदी व्याकरण हो या इंग्लिश ग्रामर हो, अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप यहाँ पर आउट ऑफ आउट यानी पूरे मार्क्स है वो ले पाते हो। यहाँ पर थोड़ा सा जो चैप्टर हमें दिया जाते हैं, जैसे गद्य या पद्य होता है हिंदी में, तो वहाँ पर अगर हमने चैप्टर को समराइज कर लिया दैट्स इनफ। लेकिन व्याकरण में अगर स्कोर करना है तो कंसेप्ट ही की रहता है, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे एग्जाम में वो कहीं से भी दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल में कंसेप्ट को समझेंगे कि कैसे हम इनको पहचान सकते हैं, किस प्रकार से हम वाक्यों को चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद इसी टॉपिक पर बेस्ड कुछ इजी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज वो एमसीक्यूज है जो लास्ट 5 ईयर्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहे, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले हमें समझना है वाक्य होता क्या है। ओके, तो वाक्य एक ऐसा सार्थक शब्द समूह होता है जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट कर सके, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैंने ये कहा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये क्या है? सार्थक शब्दों का समूह है क्रमबद्ध तरीके से, और इसका एक आशय अर्थ निकल रहा है, ठीक वाक्य है। अगर मैं यहाँ पर इन्हीं शब्दों को आगे पीछे कर दूं तो आपको वो अर्थ समझ में नहीं आएगा, क्रमबद्ध नहीं होगा ये। और यहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसे गडमड शब्द डाल दूं जिनका कोई अर्थ ना हो तो उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। वाक्य को क्या होगा कि वाक्य एक सार्थक शब्दों का समूह होता है जो व्यवस्थित क्रम में होता है और जिसका एक अर्थ निकलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब जो वाक्य होता है उसके 2 अंग होते हैं। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यहाँ पर वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय 2 अंग होते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं कि वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में आपने किया होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वही यहाँ पर है। तो उद्देश्य क्या होता है कि वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहेंगे। जैसे अमन सो रहा है, तो अब यहाँ पर किसके बारे में हम बता रहे हैं? अमन के बारे में बता रहे हैं ना, तो अमन क्या यहाँ पर उद्देश्य है। किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं, अब यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं? किसान के बारे में, तो किसान का यहाँ पर उद्देश्य है। जवान देश की रक्षा करते हैं, किसके बारे में बता रहे हैं? जवान के बारे में, तो जवान क्या यहाँ पर उद्देश्य। यानी वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है कि वाक्य में जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे भारत का स्कॉटलैंड से मैच होगा, अब किसके बारे में बता रहे हैं? भारत और स्कॉटलैंड के मैच के बारे में, तो भारत और स्कॉटलैंड क्या हो गया यहाँ पर हमारा उद्देश्य हो जाता है। ठीक, यानी कि जिस भी विषय में हम बता रहे हैं, तो जो विषय होगा जिसके बारे में हम बता रहे हैं उसको हम उद्देश्य कहेंगे। दूसरा अंग होता है वाक्य का विधेय। विधेय भी बिल्कुल आसान सा होता है कि विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी हम बता रहे हैं उसे हम विधेय कहेंगे। जैसे पहला वाक्य हमने लिया अमन सो रहा है, तो अमन क्या है? उद्देश्य है। सो रहा है हमने उसके बारे में बताया ना, अमन के बारे में, तो क्या वो विधेय हो गया। जैसे और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया कि मनोज खेल रहा है, अब मनोज तो उद्देश्य है और खेल रहा है ये क्या है? विधेय है। इशरत गाना गा रही है, यहाँ पे इशरत क्या है? ये उद्देश्य है, और गाना गा रही है ये विधेय हो गया। बांधवी बस से शहर गई, अब यहाँ पे बांधवी है वो उद्देश्य, और शहर बस से शहर गई जो हमने बताया ये आपका विधेय हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद की। जैसे जो वाक्य है वो 2 तरीके से हम उनके अलग अलग भेद कर सकते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पे। अब जो हमारा सिलेबस है उसमें एक ही दिया गया है, वह रचना के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर मतलब बनावट के आधार पे, बने हुए कैसे हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनमें अर्थ में बदलाव आता है, अर्थ एक जैसा ही रहेगा, लेकिन 3 तरीके से इन वाक्यों को लिखा जा सकता है। तो उस आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक तो सरल वाक्य होते हैं जिसको आप साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरे होते हैं आपके मिश्र वाक्य। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब इन्हीं को समझना है, जितने भी हमारे प्रश्न रहेंगे वो इन्हीं पर ही आधारित रहेंगे। सबसे पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है। ठीक, पहली चीज एक ही उद्देश्य होता है, किसी एक के बारे में बताया जाता है और उसमें एक ही काम बताया जाता है, यानी कि एक ही विधेय होता है, वो सरल वाक्य है। सिंपल सी बात है कि उसमें एक ही उद्देश्य होगा, एक ही व्यक्ति होगा, एक ही वस्तु होगी या एक ही घटना होगी, और उसके बारे में एक ही इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, तो उसे हम बोलते हैं सरल वाक्य, साधारण वाक्य। जैसे बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है, साधारण वाक्य ना, सिंपल सा वाक्य है, एक ही घटना है, इसमें बारिश के बारे में बता रहे हो, बारिश हो रही है, बस इतना बता रहे हैं। ऐसे मोहन पतंग उड़ा रहा है, साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। मोहन के बारे में बता रहे हैं हम सिर्फ,
और क्या कर रहा है वो, पतंग उड़ा रहा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये आपका सरल वाक्य है। रविवार को भी हम पढ़ेंगे, ये भी आपका सरल वाक्य है। यानी इसमें एक ही उद्देश्य होता है और उसके बारे में हम बताते हैं। वह फलों के लिए बाजार गया। अब यहाँ पे वह उसके बारे में बता रहे हैं, कहाँ गया, फलों के लिए बाजार गया। तो यहाँ पर सिंपल से तरीके से आपको सोचना है कि इसमें एक ही उद्देश्य होगा, सब्जेक्ट एक ही होगा और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो एक ही इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आपका सरल साधारण वाक्य होगा। ये पढ़ने में भी आपको सरल लगेगा और दिखने में भी आपको सरल लगेगा। अब यहाँ पर दूसरे प्रकार के वाक्य की बात करें तो वो आ जाते हैं आपके संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान भी आसान सी रहेगी आपकी कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होंगे। अब देखिए वहां पर केवल एक ही वाक्य होगा, यहाँ पे दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होंगे। स्वतंत्र, इस पे ध्यान देना। स्वतंत्र उपवाक्य होंगे यानी कि दोनों का अलग अलग अर्थ भी क्लियर निकलेगा, यानी कि दोनों को अलग अलग बोले तो भी उनका अर्थ निकलेगा, वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। और ये आपस में कैसे जुड़ेंगे, ये समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ेंगे। जैसे या तो और होगा, या एवं होगा, तथा हो सकता है, या हो सकता है, अथवा हो सकता है, इसलिए हो सकता है, अतः हो सकता है, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर इत्यादि इस प्रकार के शब्द हो सकते हैं जिनसे वो दोनों उपवाक्य जुड़े होंगे। तो वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। अब ये अगर आप शब्द ध्यान से देखोगे तो ये शब्द देखते ही आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर संयुक्त वाक्य है, क्योंकि दो पहचान है। एक तो उसमें दो उपवाक्य होंगे और दोनों उपवाक्यों का अपना अपना अर्थ निकलेगा। ठीक, तो इससे भी आइडिया हो जाएगा। दूसरा ये कि इन सभी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होंगे। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। अब देखिए माँ बाजार गई, सब्जियां लेकर आई, दोनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं और जुड़े हुए और से, तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। आप खाना खाएं और आराम करें, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। आप चाय पियेंगे या कॉफी, यहां पर भी देखिए या से जुड़े, चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे। ओके, तो ये भी आपका संयुक्त वाक्य है। सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा, तो यहाँ पे अतः से जुड़ा हुआ है। ठीक, सोमवार को हड़ताल है, बाजार बंद रहेगा, और किससे जुड़ा है, अतः से। तो ये आपके संयुक्त वाक्य है। ये समुच्चय बोधक योजक या समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। ओके, उनको हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तीसरे जो हमें ये समझना है कि इसमें पहचान क्या होगी संयुक्त वाक्य की, जैसे मैंने पहले बता दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है पहचान क्या होगी। एक तो ये कि इसमें दो या दो से अधिक वाक्य होंगे, उपवाक्य होंगे, और वो स्वतंत्र होंगे, यानी कि दोनों का अर्थ निकलेगा। अलग अलग भी पढ़ेंगे तो भी उनका एक अर्थ निकलेगा। इसमें उपवाक्य होते भी पूर्ण अर्थ का बोध होगा, यानी कि ऐसा नहीं कि अधूरा अर्थ रहेगा। उपवाक्य है लेकिन दोनों का अर्थ पूरा निकलेगा, और उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ के लिए दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होगा, यानी पूरा अर्थ अलग से ही भी वो वाक्य बता देगा। तो वहां पर आपका संयुक्त वाक्य होगा। बाकी आप पहचान लोगे कि जैसे योजक से, समुच्चय बोधक योजक या फिर अवयव से जुड़े हुए, तो उन वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। क्लियर। तीसरे प्रकार के होते हैं आपके मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और एक अन्य उपवाक्य हो जो उस पर आश्रित हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी दो उपवाक्य है, लेकिन इसमें एक तो मुख्य उपवाक्य होगा, दूसरा आश्रित होगा, यानी कि दूसरे उपवाक्य का अर्थ पूरा नहीं निकलेगा जब तक पहला नहीं पढ़ेंगे हम, यानी पहले पे वो डिपेंड करेगा। और इसमें कई उपवाक्य जैसे कि, जैसा, तैसा, जो, वह, जब, तब, ज्यों, त्यों, क्योंकि इत्यादि योजकों से जुड़े रहते हैं। ओके, इनसे जुड़े रहते हैं, और पहला जो उपवाक्य होगा मुख्य उपवाक्य के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर उस टाइप के योजक नहीं होंगे, बल्कि अलग टाइप के योजक होंगे जिनसे ये जुड़े होंगे, और दूसरा जो उपवाक्य है गौण उपवाक्य, वो प्रधान उपवाक्य के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसको एग्जाम्पल को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। ओके, जैसे ही शाम हुई, अब जैसे ही शाम हुई अधूरा नहीं लगता, मतलब क्या हुआ, शाम हुई तो बिजली चली गई, अब ये पूरा हुआ। ओके, जब नई कक्षा में दाखिला होगा, जब नई कक्षा में दाखिला होगा तो पढ़ेंगे हम। अब यहां देखिए कि ये पूरा गौण उपवाक्य, ये किसके ऊपर डिपेंड है, तब हम पढ़ेंगे उसके ऊपर डिपेंड है, तब पूरा अर्थ निकलता है। जब किशन आया तो श्याम चला गया, ये देखिए ज्यों, त्यों, जैसे, जब, तब, इस प्रकार से वाक्य होते हैं। इसमें दो वाक्य होते हैं जो इनसे जुड़े होते हैं। जब किशन आया तो श्याम चला गया, जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी, ये क्या है, ये मिश्र वाक्य है जो आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में मिश्रित होते हैं। मिश्र मतलब एक तरीके से मिश्रित है ये। ओके, मिक्स्ड है ये, एक दूसरे से अलग करें तो उनमें से एक वाक्य अधूरा रह जाएगा, तो इसलिए इनको मिश्र वाक्य बोलते हैं। ठीक, तो ये हमने कुछ एग्जांपल देखे कि मिश्र वाक्य कैसे होते हैं। अब यहाँ पे जो मिश्र वाक्य होते हैं इसमें उपवाक्य भी दिए होते हैं। आपने काफ़ी सारी वर्कशीट की है तो उसमें भी इनके बारे में पढ़ा है कि उपवाक्य दे दिए जाते हैं, उनकी पहचान करना कैसे करेंगे, तो ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो मिश्र
वाक्य होते हैं उसमें आश्रित उपवाक्य होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब उपवाक्य की पहचान भी हमें करनी पड़ेगी। तो 3 प्रकार के संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसमें मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा ताकि आप आसानी से पहचान पाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य की बात करेंगे कि जो संज्ञा उपवाक्य है ये कैसे पहचानेंगे। कि पहली चीज तो ये कि उपवाक्य में संज्ञा का काम करते हैं। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि का नाम। पहली चीज तो इससे ही पहचान लेंगे कि वो संज्ञा का काम करें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम की जगह वो काम करें। ठीक, ये संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। दूसरा पहचान ये होती है कि संज्ञा उपवाक्य से पहले की का प्रयोग होता है। की, किसका प्रयोग हुआ? की। ठीक, इसका प्रयोग होगा तो इससे भी आप पहचान लोगे। हाँ, ये ध्यान रखना है, इसलिए कि अगर दिया गया तो वहां पे संज्ञा उपवाक्य नहीं होगा, इसलिए अगर पहले दिया। ओके, या फिर की या के अर्थ में प्रयोग किया गया तो भी हम वहां पे संज्ञा उपवाक्य नहीं होगा। जैसे तुम्हें पढ़ना है कि नहीं, अब पढ़ना है कि नहीं, यहां पे की क्या है? या वाला की है, तो वहां पे संज्ञा उपवाक्य नहीं हुआ। या फिर इसलिए की दिया गया तो वहां पे कारण वाला हो जाएगा, वहां पे संज्ञा उपवाक्य नहीं हुआ। अदरवाइज की जहां पर होगा वहां पर संज्ञा उपवाक्य होगा। इतने से याद रख लोगे, बिल्कुल ही याद रह जाएगा आपको। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। अब यहाँ देखिए की है, ठीक, तुम डॉक्टर बनो, तो यहाँ पे क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। मोहन को विश्वास है कि अश्वनी होली पर जरूर आएगा। विश्वास है कि, ओके। ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी, यहाँ पे की का प्रयोग किया गया। गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर भी की का उपयोग किया गया। यहाँ पे देखिए कि संज्ञा का काम करेंगे वाक्य, डॉक्टर, अश्वनी, महंगाई, हिंसा, उनकी जगह ये भी प्रयोग है। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो। अदरवाइज सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा कि अगर की प्रयोग किया गया किसी मिश्र वाक्य में तो वहां पर संज्ञा उपवाक्य है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो होता है उपवाक्य वो होता है विशेषण उपवाक्य। अब विशेषण उपवाक्य में क्या होता है कि इसमें जो संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध है उसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण तो ये होता है ना, किसी वस्तु की, किसी की विशेषता बताए तो विशेषण होता है। जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। अब खड़ा हो जाए कौन? जिसने कार्य नहीं किया, ये विशेषता बता रहा है कौन खड़ा हो जाए। जिनके हाथ में बैग है उन अंकल को बुलाओ। किन अंकल को? जिनके हाथ में बैग है, ये क्या है? विशेषण उपवाक्य है। साइकिल यहाँ है जिससे आप कल आए थे। ओके, साइकिल यहाँ है, कौन सी साइकिल यहाँ है? जिससे आप कल आए थे, ये विशेषता उसकी। कौन सी साइकिल? जिससे यहाँ आए थे। तो यहाँ पे विशेषण, विशेषता जहां पर देखिए वो विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। ठीक, यहाँ नेक्स्ट देखिए कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह तो चला गया। चला गया, कौन चला गया? जिसको आप ढूंढ रहे हैं, ये विशेषण उपवाक्य हो गया। ठीक, तो इसको आप विशेषण के आधार पर पहचान कर सकते हो कि जिसकी विशेषता बता रहा हो, एक उपवाक्य है वो दूसरे की विशेषता बताएगा, वहां पे विशेषण उपवाक्य होंगे। उसके बाद क्रिया विशेषण उपवाक्य, यहां पर भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला रहेगा जिससे आप पहचान पाओगे कि जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जाए। क्रिया समझते हो ना, क्रिया जो हम वर्ब करते हैं इंग्लिश में, उसकी अगर विशेषता बताएं तो वहां पे क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। यहां पर जहां, जैसा, जब, ज्यों, त्यों, ओके, यानी कि जो वाले जितने फैमिली है, जय वाले, वो शब्दों का प्रयोग होता है, वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। जैसे जहां जहां प्रधानमंत्री गए वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। जहां तुम रहते हो वहीं मैं रहता हूं। जैसा अध्यापक ने बताया बच्चों ने वैसा काम किया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जय वाली फैमिली यहां पर रहेगी, वहां पर होगा आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जितना तुम जानते हो उतना ही काम करो। तो ये हो गए हमारे तीनों वाक्य के प्रकार। ठीक, तीनों वाक्य के कौन कौन से हो गए हमारे? पहला हमने यहाँ पे किया संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, उसके बाद संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य क्या होते हैं। ठीक, तीनों को हमें पता चल गया कि क्या होते हैं। उसके बाद हमें क्या करना था कि जो मिश्र वाक्य होते हैं उसके 3 उपवाक्यों के प्रकार होते हैं, वो भी हमने समझ दिए। इन्हीं पर आधारित आपके प्रश्न रहेंगे। आपको वाक्य दिया जाएगा, पहली चीज आपको पहचानना कि वाक्य किस प्रकार का है। अगर आपको मिश्र वाक्य दिया जाएगा तो आपको पहचानना हो सकता है कि ये किस प्रकार का उपवाक्य है, या फिर कोई वाक्य आपको पहचानना होगा कि ये इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा आपका मिश्र वाक्य है, कौन सा आपका साधारण वाक्य है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आते रहे, तो उनको मैंने उठाया, तो यहाँ पे इनके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 30 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक, 70 क्वेश्चंस और भी बने हो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। ओके, 100 क्वेश्चंस के साथ आई थिंक प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी हमारी। तो 30 क्वेश्चंस, 30 प्रश्न है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं प्रश्न आपके साथ शेयर करूँगा, उसके बाद इसके ऑप्शन, और मेरे आंसर देने से पहले आपको अपना आंसर गैस करना है। ओके, प्रैक्टिस करनी है ना, प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे ही होगी। उसके बाद आपका जितना भी स्कोर रहता है एंड में वो कमेंट सेक्शन में आपको शेयर करना है। ठीक,
शुरुआत करें तो चलिए करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया, परीक्षाएं समाप्त होते ही हम आगरा गए। परीक्षाएं समाप्त होते ही हम आगरा गए, वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप क्या होगा? ओके, यहाँ पे ये क्या है? आपका सरल या साधारण वाक्य है। इसको किस में बदलना? मिश्र वाक्य में बदलना। तो इसमें ऑप्शन विकल्प दिए गए। पहला है, क्योंकि परीक्षाएं समाप्त हो गई इसलिए हम आगरा जाएंगे। ओके, परीक्षाएं समाप्त हुई नहीं कि हम आगरा गए। ओके, परीक्षाएं समाप्त हुई और हम आगरा चले गए। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम आगरा चले गए। तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा होगा? यहाँ पे आपका घ सही विकल्प रहेगा। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम आगरा चले गए, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई, अब ये अधूरा रह गया ना, किसके ऊपर डिपेंड है? हम आगरा गए, वैसे ही हम आगरा गए। ओके, तो घ आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है आपका, परीक्षाएं समाप्त होते ही हम आगरा आ गए। ओके, वही सेम मैंने वाक्य लिया कि परीक्षाएं समाप्त होते ही हम आगरा गए। इस वाक्य का संयुक्त रूप क्या होगा? संयुक्त वाक्य में कैसे बदला जाएगा? पहला, क्योंकि परीक्षाएं समाप्त हो गई इसलिए हम आगरा जाएंगे। दूसरा, परीक्षाएं समाप्त हुई नहीं कि हम आगरा गए, परीक्षाएं समाप्त हुई और हम आगरा चले गए। चौथा विकल्प है, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम आगरा गए। तो इसमें संयुक्त वाक्य क्या होता है? उसकी पहचान ये होती है कि उसमें दो वाक्य होते हैं, दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं और वो किसी योजक से जुड़े होते हैं। यहाँ पे ग आपका सही विकल्प रहेगा। परीक्षाएं समाप्त हुई, अपना अर्थ निकल रहा है इसका, हम आगरा गए, इसका अर्थ निकल रहा है, और किससे जुड़े हैं? और से जुड़े हैं। तो ग आपका संयुक्त वाक्य होगा इसका। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, सूरज के उगते ही अंधकार दूर हो गया। इस वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण हमें बताना है। ठीक, मिश्र वाक्य ये तो क्या है? आपका साधारण वाक्य, सरल वाक्य। जैसे ही सूरज उगा वैसे ही अंधकार दूर हो गया। सूरज उगा और अंधकार दूर हो गया। तीसरा है, क्योंकि सूरज उग गया था अंधकार को तो दूर होना ही था, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो क्या रहेगा? जैसे ही सूरज उगा वैसे ही अंधकार दूर हो गया। तो ये आपका हो गया मिश्र वाक्य। ठीक, क्या आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए। चौथा आपका प्रश्न दिया गया, यद्यपि मुझे नौकरी मिल गई तथापि मैं पढ़ता रहता हूँ। वाक्य का भेद कौन सा है? यद्यपि मुझे नौकरी मिल गई है, मुझे नौकरी मिल गई है, मैं पढ़ता रहता हूँ, ये किस प्रकार का वाक्य है? पहला ये सरल वाक्य, दूसरा ये मिश्र वाक्य, तीसरा ये संयुक्त वाक्य, चौथा ये देशज वाक्य। अब यहाँ देखिए कि देशज वाक्य की तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा यहाँ देखिए कि इसमें दो एक एक करके आपको इस टाइप से ही सॉल्व करना है। जैसे आपको यहाँ पे दो वाक्य दिए गए तो ये सरल वाक्य भी नहीं है। अब रह गए हमारे दो। अब दोनों में भेद क्या है कि जो यहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है उसमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए कि जो मिश्र वाक्य होता है उसमें क्या होता है कि दो वाक्य होते हैं, एक का अर्थ है दूसरे पे डिपेंड करता है। अब देखिए, मुझे नौकरी मिल गई है, मैं पढ़ता रहता हूँ। ओके, दोनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं ना, तो ये यहाँ पर क्या होगा? आपका संयुक्त वाक्य होगा। यद्यपि मुझे नौकरी मिल गई तथापि मैं पढ़ता रहता हूँ। ओके, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न है कि जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए। जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई, ये वाक्य के किस भेद से संबंधित है? अब देखिए, जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए। ओके, यहाँ पे कंडीशन डिपेंड है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना एक वाक्य कि जब पढ़ाई बंद हो गई तो क्या हुआ? हम घर लौट आए। तो ये आपका किस प्रकार का वाक्य रहेगा? पहचानना में विकल्प दिए गए, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, आश्रित वाक्य। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो क्या रहेगा? ये मिश्र वाक्य है। उसके बाद छठा वाक्य देखिए। छठा जो हमारा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है, वर्षा शुरू हुई और मोहन आ गया। वर्षा शुरू हुई और मोहन आ गया, किस प्रकार का वाक्य? पहला ये मिश्र वाक्य, दूसरा ये सरल वाक्य, तीसरा ये संयुक्त वाक्य, चौथा ये कटु वाक्य। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो क्या रहेगा? ये आपका संयुक्त वाक्य, वर्षा शुरू हुई और मोहन आ गया। ओके, उसके बाद सातवां प्रश्न देखिए। सातवां आपका प्रश्न दिया गया, जब मैं अकेला था तब मुझे चार गुंडों ने पीटा। ओके, जब मैं अकेला था तब मुझे 4 गुंडों ने पीटा। वाक्य का भेद है, किस प्रकार का? जब मैं अकेला था, ओके, तब क्या हुआ? 4 गुंडों ने पीटा। दो वाक्य दोनों स्वतंत्र नहीं है बल्कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार का वाक्य होगा? पहला ये सरल वाक्य, दूसरा ये मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य, चौथा ये प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा ख, ये मिश्र वाक्य है। ठीक। उसके बाद आठवां प्रश्न देखिए। आठवां आपका प्रश्न दिया गया कि अध्यापक ने नकल करने वाले छात्र को पकड़ लिया। ओके, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना, हमें क्या बनाना है? संयुक्त वाक्य बनाना है। ठीक, ये क्या है? ये सरल वाक्य है। छात्र नकल कर रहा था,
अध्यापक ने पकड़ लिया। यहाँ पे देखिए योजक नहीं है। अध्यापक ने नकल करने वाले छात्र को पकड़कर सजा दी। अध्यापक ने छात्र को पकड़ा क्योंकि वह नकल कर रहा था। और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा आपका वो रहेगा ग। अध्यापक ने छात्र को पकड़ा क्योंकि वह नकल कर रहा था। अब यहाँ पे क्योंकि है उससे दोनों वाक्य जुड़े हुए, ठीक, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो ग आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न है परीक्षाएं समाप्त हो गई और हम आगरा चले गए। वाक्य का साधारण रूप हमें बताना है। ये क्या है? ये आपका संयुक्त वाक्य है, और से जुड़े हैं। क्योंकि परीक्षाएं समाप्त हो गई इसलिए हम आगरा जाएंगे। परीक्षाएं समाप्त हुई नहीं कि हम आगरा गए। तीसरा, परीक्षाएं समाप्त होते ही हम आगरा गए और जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम आगरा गए। तो इसमें जो लास्ट है ये तो आपका हो जाता है मिश्र वाक्य। ओके, तो इसमें परीक्षाएं समाप्त होती ही हम आगरा गए, ग आपका सही विकल्प रहेगा। क्या रहेगा? ग। परीक्षाएं समाप्त होती है हम आगरा गए, तो ये आपका साधारण वाक्य हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 10वां प्रश्न देखिए। 10वां आपका प्रश्न दिया गया कि वह कानपुर जाकर काम करने लगा। वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण हमें बताना है। मिश्र वाक्य कैसे बनेगा? वह कानपुर जाकर काम करने लगा। क्योंकि वह कानपुर जाकर काम करने लगा इसलिए सभी का चहेता हो गया। ओके, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। वह कानपुर इसलिए गया था क्योंकि वह काम करना चाहता था। ओके, क्योंकि है तो ये तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। वह कानपुर गया ताकि वह काम कर सके। ओके, तो ताकि से तो जुड़ा हुआ, दो अलग अलग वाक्य हो गए। चौथा है जब से वह कानपुर गया तब से वह काम करने लगा है। तो इसमें सही जो आपका विकल्प है वो घ हो जाएगा। जब से वह कानपुर गया तब से वह काम करने लगा है। ओके, घ आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न आपका, आप खाकर आराम करें। इसका संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। क्योंकि आपने खा लिया तो आप आराम कर सकते हैं। आप खाना खाकर आराम करने चले जाएं। तीसरा विकल्प है खाना खाकर हमेशा आराम करें। चौथा विकल्प है आप खाना खाएं और आराम करें। तो संयुक्त वाक्य में योजक से जुड़े होते हैं दोनों वाक्य और उनका अलग अर्थ निकलता है। आप खाना खाएं इसका भी अर्थ निकल रहा है, आराम करें इसका भी अर्थ निकल रहा है, तो आपका घ सही विकल्प हो जाएगा। तो 11वें प्रश्न का सही विकल्प आपका रहेगा घ। 12वां प्रश्न देखिए। 12वां आपका प्रश्न रहेगा सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया। सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया। वाक्य संयुक्त वाक्य रूपांतरण कैसे होगा? ठीक, संयुक्त वाक्य में बदलता है। तो सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। दूसरा, सूर्यास्त होने पर हमेशा ही अंधकार छा जाता है। सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया। और चौथा, जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे ही अंधकार छा गया। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो क्या रहेगा? सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। तो ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। ओके, दो अलग अलग वाक्य हो गए, दोनों का अर्थ और योजक से दोनों जुड़े हुए। 13वें प्रश्न को देखिए। 13वां आपका प्रश्न रहेगा कि वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। इसको सरल वाक्य में रूपांतरण करना है। ठीक, ये क्या है? ये आपका संयुक्त वाक्य है। वह विद्यालय जाने से पहले भोजन करता है। वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। वह भोजन करके विद्यालय जाता है। जैसे ही वह भोजन करता है वह विद्यालय चला जाता है। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो गैर रहेगा। वह भोजन करके विद्यालय जाता है। तो ये आपका सरल वाक्य होगा। वह और एक ही हमने इंफॉर्मेशन दी कि वह कहाँ जाता है? भोजन करके विद्यालय जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए 14वां प्रश्न आपका रहेगा। 14वां प्रश्न है सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। वाक्य किस प्रकार का है? सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया किस प्रकार का वाक्य है ये हमें बताना है। पहला विकल्प है हमारा ये संयुक्त वाक्य है। दूसरा विकल्प है हमारा ये सरल वाक्य है। तीसरा विकल्प है हमारा ये मिश्र वाक्य है। चौथा विकल्प है हमारा ये प्रश्न वाक्य है। तो इसमें सही जो हमारा उत्तर रहेगा वो रहेगा कि ये संयुक्त वाक्य है। ओके, सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया, तो क्या आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया 15वां प्रश्न है हमारा, बादल घिरकर भी न बरसे। बादल घिरकर भी न बरसे, ये इस वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण हमें बताना है। संयुक्त वाक्य में कैसे लिखा जाएगा? बादल घिरे तो सही वर्षा न हुई। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही वर्षा हुई। बादल घिरे परंतु वर्षा न हुई और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो गैर रहेगा। बादल घिरे परंतु वर्षा न हुई। अब ये परंतु से जुड़े हुए हैं। ठीक, बादल घिरे इसका भी अर्थ है बादल घिरे, अपना अलग अर्थ निकल रहा है। वर्षा न हुई इसका भी अलग अर्थ निकल रहा है, वो ये परंतु से जुड़े हैं। तो ग आपका सही विकल्प रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा 16वां प्रश्न, कक्षा में प्रथम आने वाले छात्र को मंच पर बुलाया गया। ठीक, कक्षा में प्रथम आने वाले छात्र को मंच पर बुलाया गया। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना में। ओके, ये हमारा सरल या साधारण वाक्य है। जो छात्र कक्षा में प्रथम आया उसे मंच पर बुलाया गया। कक्षा में प्रथम आने वाले छात्र को हमेशा मंच पर बुलाया जाता ताकि उन्हें सम्मानित किया जाए।
छात्र को मंच पर बुलाया गया कक्षा में प्रथम आने पर। जो कक्षा में प्रथम आता है उस छात्र को मंच पर बुलाया जाता है। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा आपका क। जो छात्र कक्षा में प्रथम आया उसे मंच पर बुलाया गया। ओके, जो छात्र कक्षा में प्रथम आया, यहाँ देखिए कि दो उपवाक्य हो गए, एक उपवाक्य वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे ये मिश्र वाक्य होगा आपका, तो क सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद 17वां प्रश्न देखिए। 17वां हमारा प्रश्न है कि जब जादूगर ने खेल दिखाया तब पैसे मांगे, इस वाक्य का संयुक्त रूप क्या होगा, ये हमें बताना है। पहला, जादूगर ने खेल दिखाया और पैसे मांगे। जादूगर ने खेल दिखाया, जब जादूगर ने खेल दिखाया तब पैसे मांगे, यहाँ पे तो योजक नहीं है ना, उनसे जुड़े हुए नहीं है। जब जादूगर खेल दिखाता तब पैसे मांगता है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद जैसे ही जादूगर ने खेल दिखाया वैसे ही पैसे मांगे, तो ये आपका मिश्र वाक्य में हो जाता है। इसमें सही विकल्प आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, जादूगर ने खेल दिखाया और पैसे मांगे। ठीक, तो क आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न है कि जब जब चुनाव होते हैं तब तक महंगाई बढ़ जाती है, इस वाक्य का सरल रूप हमें चुनना है। ओके, जैसे ही चुनाव होते हैं वैसे ही महंगाई बढ़ जाती है। ओके, ये तो मिश्र वाक्य की तरह ही हो गया। जब चुनाव होते हैं तब महंगाई बढ़ जाती है, गह दिए गए चुनाव आने पर महंगाई बढ़ जाती है, और घ दिया गया जब जब चुनाव होते हैं तब तक महंगाई बढ़ जाती है। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा ग, कि चुनाव आने पर महंगाई बढ़ जाती है, आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक, तो चलिए 19वें प्रश्न को देखते हैं। 19वां हमारा प्रश्न रहेगा, यहाँ बाढ़ आई और बीमारियां बढ़ गई, वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ बाढ़ आई परंतु साथ में बीमारियां भी लाई। ओके, जब भी बाढ़ आती है अपने साथ बीमारियां लाती है। यहाँ बाढ़ आई और बीमारियां बढ़ गई, जब से यहाँ बाढ़ आई है तब से बीमारियां बढ़ गई। तो इसमें सही हमें बताना कि मिश्र वाक्य कौन सा होगा। तो इसमें सही विकल्प आपका रहेगा घ रहेगा, जब से यहाँ बाढ़ आई है तब से बीमारियां बढ़ गई है। ठीक, चलिए 20वें प्रश्न को देखते हैं। 20वां हमारा प्रश्न रहेगा कि जैसे ही शोर हुआ चोर भाग गए। ओके, वाक्य का संयुक्त रूप क्या होगा। पहला, जैसे ही शोर मचाया गया चोर भाग गए, शोर हुआ और चोर भाग गए, शोर होते ही चोर भाग गए, शोर होते ही चोरों को भागना पड़ा। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा, जो संयुक्त वाक्य में रहेगा वो है ख, शोर हुआ और चोर भाग गए, तो ख आपका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न 21वां, जब से यहाँ बाढ़ आई है तब से बीमारियां बढ़ गई है, वाक्य संबंधित है। जब से यहाँ बाढ़ आई तब से बीमारियां बढ़ गई, किस प्रकार का वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, प्रश्न वाक्य है। तो सही आपका विकल्प है वो ग है, ये आपका मिश्र वाक्य है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया गया कि जैसे ही उसने पुलिस को देखा सीट बेल्ट बांध ली, वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण हमें बताना है। ओके, उसने पुलिस को देखा और सीट बेल्ट बांध ली, पहला तो ये किसको क्या बताना है, संयुक्त वाक्य, कि जैसे उसने पुलिस को देखा सीट बेल्ट बांध ली, तो पहला विकल्प है उसने पुलिस को देखा और सीट बेल्ट बांध ली। दूसरा, जैसे उसने पुलिस को देखा उसने सीट बेल्ट बांध ली, उसने सीट बेल्ट बांध ली पुलिस को देखकर, और घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो क्या रहेगा, उसने पुलिस को देखा और सीट बेल्ट को बांध लिया। ओके, तो क आपका सही विकल्प रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न है, झगड़ालू लोगों से सभी दूर रहना चाहते हैं, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण हमें करना है। ठीक, इसको किस में लेना है, मिश्र वाक्य में। झगड़ालू लोगों से सभी दूर रहना चाहते हैं, कोई बात नहीं करता। दूसरा, जो झगड़ालू होते हैं उनसे सभी दूर रहना चाहते हैं, सभी झगड़ालू लोगों से दूर रहते हैं। झगड़ालू लोगों से सभी दूर रहते हैं क्योंकि वे सभी से झगड़ा करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा कि जो झगड़ालू होते हैं सभी उनसे दूर रहते हैं, तो ख आपका सही विकल्प हो जाएगा। ओके, जो झगड़ालू होते हैं क्या होता है, सभी उनसे दूर रहते हैं। क्लियर, तो ये आपका मिश्र वाक्य में रूपांतरण हो जाएगा। उसके बाद अगला आपका प्रश्न देखिए। अगला है आपका 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है आपका, दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है, दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है, इसका संयुक्त वाक्य बताना हमें। पहला विकल्प है दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है, यह अनोखी बात है। दरिद्र लोग ईमानदार होते हैं, दरिद्र मतलब गरीब लोग ईमानदार होते हैं। ग है दरिद्र होने पर भी कई लोग ईमानदार होते हैं, वह दरिद्र है किंतु ईमानदार है। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा घ, वह दरिद्र है किंतु ईमानदार है। किंतु से जुड़े हुए हैं दो वाक्य, ठीक, और दोनों के अलग अर्थ में निकल रहे हैं। ठीक, तो ये आपका घ सही विकल्प हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखिए। 25वां आपका प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि आज अंग्रेजी पढ़ूं, इस वाक्य का सरल रूप निम्न विकल्पों में से चुनना हमें। जैसे ही मेरा मन किया कि आज अंग्रेजी पढ़ूं, लाइट चली गई।
मैं चाहता था कि मैं अंग्रेजी पढ़ूं, मैं आज अंग्रेजी पढ़ना चाहता था। ओके, मेरा मन था कि आज अंग्रेजी पढ़ूं। ओके, तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा गए। मैं आज अंग्रेजी पढ़ना चाहता था, ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है 26वां, आपकी तरह कोई और नहीं पढ़ाता। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप होगा। रूप बदलना हमें किस में? मिश्र वाक्य में। आपके पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपकी तरह कोई और नहीं पढ़ा सकता, जैसा आप पढ़ाते हैं वैसा कोई और नहीं। ओके, तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो आपका घ रहेगा, जैसा आप पढ़ाते हैं वैसा कोई और नहीं। ओके, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो उपवाक्य हैं और एक उपवाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है बीमारी के कारण मैं विद्यालय नहीं जा सका। वाक्य का संयुक्त वाक्य रूप हमें बनाना है। ठीक, मैं विद्यालय नहीं जा सका बीमारी के कारण। दूसरा, मैं बीमार हो गया इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। बीमारी के कारण मैं कई दिनों से विद्यालय नहीं जा सका था। बीमारी के कारण मैं विद्यालय नहीं जा सका। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो क्या रहेगा? मैं बीमार हो गया था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। तो इसमें इसलिए से दो उपवाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, दोनों के अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए 28वें प्रश्न को देखते हैं। 28वां आपका प्रश्न रहेगा, खिड़की का शीशा तोड़ने वाला खड़ा हो जाए। वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण हमें बताना है। जैसे ही खिड़की का शीशा टूटा वह खड़ा हो गया। जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा वह खड़ा हो जाए। खिड़की का शीशा तोड़ने वाला लड़का खड़ा हो जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो क्या रहेगा? जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह खड़ा हो जाए। ओके, तो यह आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। चलिए 29वां हमारा प्रश्न रहेगा, मैं बीमार हो गया था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। ये किस प्रकार का वाक्य है? ओके, पहला ये सरल वाक्य है, दूसरा ये मिश्र वाक्य है, तीसरा ये संयुक्त वाक्य है, चौथा ये देशज वाक्य है। ओके, तो यहाँ पे सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा कि ये संयुक्त वाक्य गए। ये इसलिए से दो वाक्य जुड़े हुए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जो झगड़ालू होते हैं उनसे सभी दूर रहना चाहते हैं। जो झगड़ालू होते हैं उनसे सभी दूर रहना चाहते हैं, किस प्रकार का वाक्य? एक पहला देखिए कि इसमें जो झगड़ालू होते हैं उनसे दूर रहना चाहते हैं, तो इसमें दो वाक्य। पहली चीज़ तो क्लियर है। अब हमें बताना किस प्रकार का वाक्य, ये मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या आश्रित वाक्य। यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये किस प्रकार का वाक्य। पूरा कैक है गए कह नहीं लिखना, बल्कि पूरा लिखना कि किस प्रकार का वाक्य। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, आज की वीडियो। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसके साथ साथ हमने पिछले वीडियो में रस और उसके भेद के बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया था, कंसेप्ट को अच्छे से समझा था। हिंदी के आपके सिर्फ 2 टॉपिक रहते हैं, बाकी टोटल जितनी भी आपकी हिंदी है जो टर्म 1 एग्जाम में आने वाली है वो सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। इंग्लिश के भी आपके 2 चैप्टर रहते हैं, बाकी सब कुछ कवर हो चुका है। सोशल साइंस ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो इनसे रिलेटेड कुछ और वीडियोज़ भी हम लेकर के आएंगे, तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगे तो इन वीडियोज़ को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।